हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी की पॉलिटी के सेशन की। और पॉलिटी की हम लोग 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज 8वीं क्लास है। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं। हालांकि पिछले क्लास में भी थोड़ी सी बात की थी संविधान की विशेषताओं में, लेकिन जब आज फिर से उसी टॉपिक पे चर्चा करनी है, छूटे हुए टॉपिक पे। और आगे जो कल उस दिन था, मतलब आज पूरे टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, ठीक। जिससे कोई नया कैंडिडेट है तो उसे भी आसानी रहेगी। देखो, अगर आप वनडे एग्जाम में पढ़ेंगे तो मोस्टली जो वनडे एग्जाम है, ठीक है, मोस्टली डे ग्रुप में, उसमें ये चैप्टर छोड़ दिया जाता है, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये टीचर डिस्कस कर रहे हैं, कारण ये है कि हमने कहा था हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विद शब्दों का मतलब, शब्दावली का मतलब, ठीक है। आपका आधार तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपको संविधान समझने में आगे जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे उससे आसानी होगी। और एक संविधान की प्रकृति, जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, वहां से बताया जाता है कि हमको जो है संविधान की प्रकृति या नेचर पता चलता है, वैसे ही यहाँ होने वाला है। और इस टॉपिक में भी जो है, इसमें अगर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत का जो है, ये तीसरा चैप्टर पड़ेगा लक्ष्मीकांत बुक में, या आप कोई भी ऑथेंटिक बुक में देखेंगे तो उसमें संविधान की विशेषताएं एक अलग चैप्टर ही बनाया गया, एक अलग चैप्टर ही बनाया गया संविधान की विशेषताएं। तो आज संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और उसके मुख्य बिंदु जो है उन पे बात करेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो आजकल क्या है, अब क्वेश्चन आने का ट्रेंड बदल रहा है। अब वो आर्टिकल बहुत टिपिकल या फेमस आर्टिकल पूछते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, ठीक है। या तो वो आर्टिकल से हटके उसे थोड़ा थ्योरेटिकल जाते हैं। पहले फैक्चुअल डाटा होता था, मान लिया पूछ लीजिए कि 12वां आर्टिकल कहाँ से है, या तो पूछ लेंगे कि नागरिकता का जो नागरिकता के आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ऐसे पूछेंगे, जैसे मान लो आप उसमें आंसर दे दोगे कि 5 से 11 तक, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, कौन सा आर्टिकल है, नागरिकता के। या तो दूसरी तीसरी चर्चा, दूसरा क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेंगे। मान लो आप पूछ लेंगे कि आर्टिकल 52 में क्या है, आप बताओगे राष्ट्रपति, आर्टिकल 52, ठीक। तो इसी तरीके से मान लो हम लोग जैसे मान लो एक सरला रट के रहते हैं, ठीक है। सरला का 79, 80 और 81, राज्यसभा, संसद और लोकसभा, ऐसे हम लोग सरला का मतलब कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। ऐसे एक हम लोगों ने रट के रखा है सरला। तो ये 79 और 80 और 81 3 आर्टिकल इससे रिलेटिव है, मतलब इससे ये हो गया संसद, ये राज्यसभा, ये लोकसभा, ऐसा हम लोग फार्मूला निकाल लेते। लेकिन आजकल जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत छोटा एग्जाम माना जाता है पिट का, ठीक है। पिट में देख लो जीएस जो फर्स्ट डे आई थी, जो 15 तारीख को जीएस आई थी, देख लो लेवल, ठीक है। और ऐसे ही मतलब लेवल बहुत हाई नहीं है, लेकिन इजी टू मॉडरेट, मतलब वो बच्चों से क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको जो बेस आप रटने की पद्धति से बाहर आए, और आपको एक बेस पता होना चाहिए, एक जो डेटा है जो मतलब कि उससे थोड़ा बाहर निकले, और आपको जो है उसका आधार और बेस पता होना चाहिए, ठीक। तो वही हमारी यहाँ भूमिका रहेगी कि हम आप लोगों को समझाएंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ हम इतने बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक। ये टॉपिक जो है, जैसे सबसे लंबा संविधान हो गया, विभिन्न स्रोतों से विहित, और नम्यता अनम्यता। अब यहाँ वही, इसकी नम्यता क्या है, अनम्यता क्या है, मेन जो पढ़ाने का पर्पज है कि बस यही, नम्यता क्या है, अनम्यता क्या है, सार्वभौम क्या है, बेस्ट सार्वभौम, ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, ठीक है, एकीकृत क्या है, एकीकृत क्या है, और क्या है संप्रभुता, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इस वर्ड का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारा देश जो है एक संप्रभु देश है, ठीक। तो इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली चर्चा का बिंदु है, आज का डाटा फैक्चुअल कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान की विशेषताएं। पहले तो जो चैप्टर का नाम है वो डाल लो कि संविधान की विशेषताएं। तो जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं डाल लो। इस चैप्टर का नाम हालांकि यहाँ लिखना चाहिए, चलो इधर लिख लेते हैं।
तो यहाँ लिखने इसलिए लिखा कि वो थोड़ा बताएंगे कि विशेषताएं क्या, कि संविधान हमारा विशेष है, विशेष है, संविधान हमारा विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप इस चैप्टर की पहली जो लाइन है, पहली लाइन की जो पहली लाइन है जहाँ शुरू हुआ वहीं लिखा मिलेगा जो है हमारा संविधान, भारतीय संविधान जो है तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से, तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अलौकिक है, अद्वितीय है। कुछ इस तरीके की लाइन लिखी है आपकी जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे डी.डी. बसु हो गए और लक्ष्मीकांत हो गए, ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे यही बात लिखी है। अच्छा, होता क्या है कि हमारा जो मतलब कि थोड़ा क्या है कि आजकल जो एक ट्रेंड है कि हमको चीज़ें जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो मान लो भारत एक बहुसमुदायी देश है, बहुत ज़्यादा यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो संविधान में ऐसा भी प्रावधान है अलग अलग, मतलब उन्होंने हर एक समुदाय को बढ़ावा देने की कोशिश की, हर एक समुदाय को आगे आने की, लीड करने की कोशिश हमारे संविधान में की गई, ठीक। हर एक मतलब बराबर समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ठीक, वही समानता। तो दरअसल क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि संविधान एक मतलब कि ऐसे मिथ है लोगों में, कुछ लोगों में, सब में नहीं, जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा टाइम खपत किया है, वो तो उनके लिए ठीक है, वो समझ गए। लेकिन क्या है कि एक मान लो कि कुछ लोगों में मिथ है कि रिजर्वेशन, आरक्षण, आरक्षण, ठीक, आरक्षण, और आरक्षण नौकरियों में हो गया, शिक्षा में एडमिशन, जैसे स्कूलों में हो गया, हर जगह, मतलब अभी मान लो कि इलेक्शन वगैरह में भी हर जगह जो है आरक्षण हो गया, ठीक। तो दूसरा मान लो कि हम लोग कहते हैं कि 5 साल के बाद सरकार बदलती है, ठीक, 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, ठीक है। तो अगर इसे थोड़ी देर हटा देते हैं, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, रिजर्वेशन। तो बहुत बड़ी मतलब कि बहुत लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन जो है गलत दिया गया, और उसका तरीका जो है वो संविधान को उसमें दोषी ठहराते हैं, उसमें जो है दोषी संविधान को ठहराते हैं, समझे रहे ना बात को। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे सही से और आपको चीज़ों का अगर अध्ययन किया होगा सही से, तो आपको पता होगा कि हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, या सिर्फ इस वर्ड की वजह से हम लोग संविधान को दोषी मानने लगे या संविधान को कुछ कहने लगे, ये गलत बात है। दरअसल रिजर्वेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, जब समाज में क्या था, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो मतलब 2-3 वर्ग जो थे बहुत ज़्यादा ऊपर थे, ठीक, बहुत ज़्यादा ऊपर थे, ऊपर के वर्ग से ही हम आते हैं, ठीक है, जो ऊपर थे। लेकिन मेन यहाँ न्यायिक बात करनी है, जो उचित बात है वो हमको करनी है, वो आप लोगों तक पहुँचानी है, ठीक है। तो मान लो क्या हुआ कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व, जो ऊपर के वर्ग थे इनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, सारी सेवाएं सुविधाएं इनके पास ज़्यादा थी, और जो एक दो दूसरे वर्ग थे, दूसरे समुदाय थे, उनके पास ऐसा नहीं था। तो उस समुदाय को आगे लाने के लिए, उस समुदाय को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, ठीक है। मेन पर्पज रिजर्वेशन का, जो आरक्षण का है, यही था मेन पर्पज, ठीक है। और जैसे मान लो कि जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समुदाय, आज भी आदिवासी अगर आप चले जाएं, जैसे मान लो अभी आप चले जाएं अंडमान निकोबार, तो वहाँ कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका अभी भी आधार कार्ड नहीं बन पाया। उनका आधार कार्ड अगर बनाया गया, मतलब उनका आधार कार्ड बन गया है, मतलब वो बनाया कैसे गया, वो उनका बायोलॉजिकल जो बायोमेट्रिक होता है वो नहीं हुआ, फोटो से उनका आधार बनाया गया, दूर से फोटो खींच के, ठीक है, क्योंकि वो मुख्य धारा में आई ही नहीं। तो मेन पर्पज था कि जो लोग मुख्य धारा से बाहर हैं और उनका प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ाया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और उनके दिमाग से मिथ निकाला जाए। तो मेन रिजर्वेशन जो आरक्षण का कारण था, मेन यही था। ठीक, इसकी वजह से अगर हम लोग संविधान को गलत मानने लगे तो गलत है। अगर इसी संविधान की खूबियां देखनी है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि आप बहुत एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि संविधान ने हमको क्या दिया, संविधान ने हमको क्या दिया। एक नाम ये देख लो, ये नाम देख लो, माननीय श्री मोदी जी, ठीक, इस नाम को हम लोग देख देखते हैं। और एक बहुत महापुरुष का नाम है, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, मोदी जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। इवन जो भी निचले तबके से, गरीब तबके से, ऐसा नहीं कि जो वर्ग यहाँ थे, मान लो यहाँ सवर्ण वर्ग, सवर्ण थे, यहाँ सवर्ण थे, ठीक, मान लो यहाँ सबसे ज्यादा सवर्ण थे, सीधे मतलब सवर्ण थे, ठीक, बनिए थे, ठाकुर थे, ये सब मान लो यहाँ थे, जो ऊपर के वर्ग थे यहीं से थे, ठीक, ब्राह्मण, ठीक।
तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों में गरीब तबका नहीं था, इनमें भी गरीब तबका था, लेकिन वो भी अगर यहाँ पहुंचा, मतलब कि बड़े बड़े पदों पे पहुंचा, भारत के बड़े बड़े पदों पे, जैसे प्रधान मोदी जी समझ लो, मान लो, ठीक। मोदी जी क्या है आज? भारत के पीएम है। ये क्या रहे? ये हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, ठीक, राष्ट्रपति रहे, एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे संविधान की बदौलत बदौलत ही यहाँ पहुंचे, ये संविधान की श्रेष्ठताओं की वजह से ही यहाँ पहुंचे। दरअसल हमारे यहाँ है क्या? अगर हमारे यहाँ देखेंगे जो डेमोक्रेसी है वो डायनेस्टी डेमोक्रेसी, ठीक। वंशवाद, एमएलए का बेटा एमएलए बनता है, एमपी का बेटा एमपी बनता है, ठीक है। और यही सब, मतलब मंत्री का बेटा मंत्री, तो वो टिकट बंटता है। तो देख लो, वंशवाद हर एक पार्टी करती, किसी एक पार्टी को नहीं, हर एक पार्टी में हर जगह यही चलता है कि वो जहां अपना घुस मतलब पहुंच गया वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मान लो एक जगह चुनाव हुए हिमाचल में, हिमाचल में चुनाव हुए, ठीक। हिमाचल में जो जो सरकार बनी है, जो सरकार बनी है हिमाचल में, उसमें एक लेडी थी, ठीक। तो उनके पति जो थे पहले सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो उनका कहना था, मतलब उन्होंने साफ साफ कहा, साफ साफ स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे पति हस्बैंड के बदौलत यहाँ सरकार बनी, उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, ठीक है, उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, तो इसमें हमको प्राथमिकता दी जाए, हमको इग्नोर ना किया जाए, मतलब सीएम पद के लिए वहाँ ऐसा हुआ। तो ये क्या हुआ? ठीक, सीएम पद के लिए हुआ, ये क्या हुआ? ये वंशवाद लोकतंत्र की व्यवस्था बन गई, नहीं बन गई एक तरीके से। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अगर अगर संविधान, मतलब इतना होने के बाद हम लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं और तोड़ फोड़ के काम करने लगते हैं, ठीक। तो अगर ये यहाँ पहुंचे हैं, अगर मोदी जी आज देश के पीएम हैं, अगर यहाँ पहुंचे, जैसे कि एक आप बिल्कुल गरीब हैं, आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, तो एक इसमें व्यवस्था की गई है, वो भी यहाँ देखो हमने लिखी है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, ठीक। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक। अब अखिल भारतीय सेवा हो गई, ठीक, अखिल भारतीय सेवा हो गई, आईएएस आईपीएस जिससे बनते हैं, ठीक। व्यवस्था की गई, संविधान में व्यवस्था की गई, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था है संविधान में, ठीक है। आर्टिकल सीधे सीधे दिया गया, आर्टिकल 312, ठीक। राज्यपाल को शक्ति दे, राज्यसभा में जो आर्टिकल 312 के तहत बनाई जाती हैं। जैसे कि मान लो कोई भी नई अगर अखिल भारतीय सेवा चाहिए, तो आर्टिकल 312 के तहत क्या होता है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो वही बात है कि यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो एक संवैधानिक सेवाएं हैं, वो एक संवैधानिक पद है। तो वो भी कहाँ से? आप बिल्कुल गरीब तबके से, आप कोई मंत्री के बेटा हैं, आप मजदूर के बेटा हैं, कहीं भी हैं, आपको वहाँ बराबरी, वहाँ अगर बन गए तो आपको पहुँच जाएंगे, आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की विशेषताएं। और जोड़ तोड़ की जो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो हम लोग बात करें 10वीं अनुसूची की, ठीक है। हम लोग अगर 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो उसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, दल बदल, ठीक है, दल बदल का प्रावधान दिया गया, दल बदल कानून, दल बदल, ठीक। इसके साथ नेता कैसे खेलते हैं आप देख सकते हो, इसके साथ नेता दल बदल कानून के लिए कैसे खेलते हैं आप देख सकते हो। एक मिनट, कैमरा एक मिनट बच्चों, ठीक। तो हम लोग कहाँ पर थे? दल बदल की बात कर रहे थे, ठीक। दल बदल पे हम लोग देख चुके कि 10वीं अनुसूची दल बदल, मतलब कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक।
तुम लोग देख सकते हैं कि नेता इसे कैसे जुगाड़ बनाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग एक जुगाड़ निकाल लेते हैं हर जगह। जैसे मान लो हम थोड़ा ग्रामीण इलाके की बात करेंगे, जैसे मान लो हम गाँव गाँव से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब वहाँ रिजर्वेशन की बात हुई, बात आरक्षण की है कि उन्हें रिजर्वेशन क्यों मारा गया। हमने उनका हक भी मार के रखा काफी टाइम से हक मार के रखा, ये सच बात है, ठीक है। तो मान लो आज भी हम लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं। जैसे जब ग्रामीण जैसे इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन होते हैं, ठीक। वहाँ क्या करते हैं, मान लो कि एससी की सीट आ गई, ठीक। इससे पहले जनरल थी और इस पे बाहुबली लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक। अभी भी पद्धति है, अभी भी मतलब इस पे जो है इलेक्शन लड़ते जनरल जनरल के लोग इलेक्शन लड़े। लड़ने के बाद क्या हुआ, पैसा ऐसा बन गया, पैसा बना, सब कुछ बना लिया। बनाने के बाद क्या हुआ कि सीट चेंज हुई और हो गई एससी। सीट चेंज हुई, एससी हो गई। अब उनके पास ऑप्शन चला गया। अब यहाँ से उनको खुद की बेरोजगारी दिखती है ना 5 साल के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे और यहाँ पे इस समुदाय से उठाया सीधे और एक बंदा ले आया, बना दिया, इधर लड़ा दिया, इधर लड़ा दिया। ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी पर्चा भरे हैं जर्नल से, मतलब जर्नल के थे, उन्होंने एससी एसटी का जुगाड़ बना लिया। इनका हक आपने यहाँ पे मार दिया। बात विकास या विकास ना करने की नहीं है, बात है कि आप जो है जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन देने का कारण हम आप लोग हैं। अगर उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको आगे लाया गया, तो हमने उनके साथ उनका हक मारा। यहाँ पे देख लो, आपने मार दिया, आपने बना दिया, ठीक। मान लो आप इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद कमांड किसकी, कमांड आपकी है। तो वही सेम पद्धति है कि मतलब रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, आरक्षण देने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, ना कि किसी विशेष वर्ग को विशेषताएं देने का। ना कि किसी विशेष वर्ग को विशेषताएं देने का मेन जो पर्पज है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, वो है कि हर एक वर्ग को मतलब मुख्य धारा में लाना। तो हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि रिजर्वेशन की जो पद्धति है, आरक्षण की जो पद्धति है, वो गलत है। आरक्षण की पद्धति जो है वो वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी आज की रेंज में है, जैसी आज की डेट में है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस रिजर्व, जैसे मान लो कि ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाया, ओबीसी में क्रीमी लेयर बना। क्रीमी लेयर क्या करता है कि क्रीमी लेयर ओबीसी में बना, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक एक दायरा निश्चित कर दिया गया कि इतनी आय तक जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर इससे ऊपर हैं आप तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो ये वर्ड है यहाँ पर, यहाँ भी यही होना चाहिए, यहाँ भी यही होना चाहिए कि क्रीमी लेयर यहाँ भी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग आगे आ चुके हैं, कुछ लोग आगे आ चुके हैं। अगर क्रीमी लेयर यहाँ बनेगी, जो गरीब लोग हैं इसमें, जो गरीब तबका है इसमें, उसको सुविधाएं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ किसी जनरल को मिल जाएंगे, किसी पंडित को मिल जाएंगे, किसी बनिया को मिल जाएंगे या किसी ठाकुर को मिल जाएंगे, मिलेंगे इसी को। लेकिन यहाँ से जो मतलब जिसकी आय 10 लाख हो चुकी है, 15 लाख हो चुकी है, 20 लाख हो चुकी है, उसे इस यहाँ जरूरत नहीं रह गई उसे यहाँ, क्योंकि आप एक जनरल वाले को 10 लाख 15 लाख पे रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, जितनी यहाँ जब नहीं दे रहे हैं तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी नहीं दे रहे हैं आप, यहाँ भी ओबीसी रिजर्वेशन जो है, यहाँ पर भी अगर किसी की 8 लाख से ऊपर आए हैं, 10 लाख से ऊपर आए हैं, 8 लाख है ओबीसी में, तो अभी है क्रीमी लेयर, ठीक। तो अगर उसमें भी अगर ऐसा किया जा रहा तो यहाँ भी यही होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए जो जो जीवन जीने की शैली है, जरूरत विशेषताएं जो जरूरत है सबके लिए एक ही है। आपको अगर 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है तो सबके लिए वही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप दलित हैं तो आपको 52 रुपए किलो मिलेगा या 50 रुपए किलो मिलेगा, ठीक, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इससे क्या होगा, अगर ये व्यवस्था होगी, अगर रिजर्वेशन में व्यवस्था ये होगी कि यहाँ भी क्रीमी लेयर मिलेगी, तो जो यहाँ का गरीब तबका है, जो यहाँ का जो मजदूर वर्ग है, वो क्या होगा, वो ऊपर उठ के आएगा। ऐसे क्या है, अगर यहाँ क्रीमी लेयर नहीं है, मान लो कि यहाँ से कोई आईएएस बनता है, जज बनता है, बड़े बड़े पदों, ए ग्रेड की जॉब पाता है, बी ग्रेड की जॉब पाता है, बी ग्रेड की जॉब में अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। या मान लो किसी ने अपना बिजनेस स्टार्टअप ऊपर ले गया, ठीक, आय बढ़ा ली। तो मतलब ऐसे लोगों को इससे बाहर लाने, इस रिजर्वेशन से बाहर निकालने की जरूरत है, ये चेंज होने की जरूरत है। लेकिन क्या है, हमारे नेता ऐसा नहीं करने देते हैं। हमारे नेता अभी अगर कर दें तो वो रोड पे कहो खड़े हो जाए, चक्का जाम कर दें, टायर फूंक दें, आग लगा दें देश में। तो वो प्रेशर वही क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो खुद को मसीहा कहते हैं कि हम ये, वो दलितों में भी मसीहा, उसमें भी अलग अलग वर्गों में अलग अलग मसीहा हो गए, ठीक। हर एक मतलब
आपको पता है कि हमारे यहाँ जातिवाद की व्यवस्था मतलब की व्यवस्था जो है, राजनीति बहुत ज़्यादा ऊपर है। अलग अलग नेता अलग अलग वर्ग का, अलग अलग समुदाय का नेता बनता है। तो अगर यहाँ ये पद्धति होगी, अगर यहाँ भी होगी कि मान लो 8 लाख रुपए आप कर दो, कि 8 लाख से ऊपर जरूरत नहीं है। 8 लाख जिसकी आय है वो ठीक है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। तो यहाँ से जो स्थिति ये है कि आजकल कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। और सच बात ये है कि अभी भी इतना गवर्नमेंट कर रही, सब कुछ कर रही, इसके बाद भी स्थिति ये है कि सरकारी स्कूल इस लायक नहीं है। अभी भी सरकारी स्कूल इस लायक नहीं है कि बच्चा जाके आगे हाई लेवल के एग्जाम में मतलब कंपटीशन करे या वहां जाके उसमें घुसे, इस लेवल के नहीं है। तो अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस आप देख लो कितनी हाई है। प्राइवेट स्कूलों में एक नॉर्मल स्कूल की फीस आज आज 2500 2000 रुपए है। 2500 2000 रुपए प्रति महीना, ठीक है। तो प्राइवेट अगर तो कॉन्वेंट स्कूल है तो 100%, और अगर हिंदी मीडियम है तब भी 1000 रुपए से ऊपर है। हिंदी मीडियम है तब भी 1000 रुपए से, और अगर कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम है तो 2000 से नीचे तो है ही नहीं किसी की। मजदूर कहाँ से पढ़ा पाएगा, कहाँ से पढ़ा पाएगा। अगर मान लो 500 रुपए भी अगर वो डेली की मजदूरी कमाता है, हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं, तो भी 15,000 हुआ, कहाँ से कमाएगा भाई। तो आरक्षण रिजर्वेशन में बदलाव की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। और जो हमारे नेता राजनेता हैं, जो खासकर जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जो मसीहा बनते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन यहाँ इनके नेता बहुत बनते हैं, लेकिन वो कभी इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं। ये करेंगे कि दलितों को दबाया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। देखिए इस नाम पे जरा नजर डालिए, ठीक। हमारे मतलब हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं इनकी, तारीफ नहीं, हम बता रहे हैं कि अगर मान लो आप यहाँ नेता बनते हो तो भाई ये सरकार भी कहती है कि हम दलितों को ऊपर लेके जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। कौन थे, ठीक किस वर्ग से थे। और हालांकि जब वो बने तो बहुत लोगों का मतलब कि जो ऊपर के वर्ग थे उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है किसे बनाना चाहिए, उन्होंने अडवाणी जी का समर्थन किया खुले खुले। मतलब ऐसा लोगों में पहले से था कि एक माहौल था कि अडवाणी जी राष्ट्रपति बनेंगे। हम फर्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जब रामनाथ कोविंद बनाए गए। फिर उन्होंने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू को ले आए। तब भी लोगों ने आलोचना मतलब कि उस वर्ग से थोड़ा मतलब कि मतलब कि ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उस बंदे की तारीफ की बात कर रहे हैं कि वो उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहा ना, अपनी सरकार में दे रहा। आप कैसे कह सकते हो कि दबाया जा रहा है। लेकिन आप जो मुद्दे की बात है वो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ आप जो है बस भटकाना चाहते। और इनका भटकने का कारण शिक्षा है। इनमें एक ये रूढ़वादिता बन गई है कि हम शिक्षित हो ही नहीं सकते। जो इनका बहुत मजदूर वर्ग है वो हम मतलब पढ़ ही नहीं सकते, हम वहां जा ही नहीं सकते, ये इनकी सोच बन गई। लेकिन ये अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे मानते हैं, ठीक है। थोड़ी चर्चा ये लंबी जा रही, ठीक। ये अपना ब्रांड एम्बेसडर जिसे मानते हैं उससे कुछ सीखते नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है, इनके ब्रांड एम्बेसडर है माननीय श्री अम्बेडकर जी। इनके ब्रांड एम्बेसडर ये है, मान लेना, ठीक। लेकिन ये इस नाम से कुछ सीखना नहीं चाहते, सिर्फ फोटो लगाने से कुछ नहीं होता भाई। उनके सिद्धांतों पे चलो, उनको सीखो कि जिस वर्ष जब उन्होंने पढ़ाई की उन्होंने पहली क्लास में शायद, अगर हम गलत नहीं तो 1900 में एडमिशन लिया था, ठीक है। मतलब कि वो टाइम देखिए, और हम कहते हैं यहाँ तक वो मतलब कि उन्होंने ग्रेजुएशन और जो भी ग्रेजुएशन है और अलग अलग जो डिग्रियां ली उन्होंने, मतलब कि लॉ की भी पढ़ाई की और अर्थशास्त्र जर्मनी से पढ़ी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। मतलब ऐसे समझ लो कि 1920 तक हर हालत में उनकी सारी पढ़ाई, 1920 तक, ठीक। 1920 तक वो पढ़ाई समझ लो पूरी हो गई, ठीक। तो ये समझो मतलब एक बंदा यहाँ 1920 या 10 मतलब कि 19वीं सदी के 20वीं या 10वें मतलब कि जो दूसरा या मतलब पहला या दूसरा दशक जो है वहां पढ़ रहा है। मतलब 20वीं सदी की बात कर रहा है, आज 21वीं सदी चल रही है। 20वीं सदी में जो था मतलब कि पहले या दूसरे दशक में पढ़ाई कर ले रहा है, जब यहाँ सच में इनको दबाया गया, जब सच में ये दबे कुचले थे, तब उसने पढ़ाई की। और कहाँ कहाँ से की ये भी आपको पता है। तब वो, और उसके पास एक डिग्री नहीं थी। सच में अंबेडकर बुद्धिमान थे,
ये सच बात है, अम्बेडकर सच में बहुत बुद्धिमान इंसान थे। मतलब आप इनसे अगर ये वर्ग अगर इनसे कुछ सीखे तो सीख सकता है कि जो बंदा उस समय पढ़ाई कर रहा, आज तो बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं आप लोगों को स्पेशली, ठीक है, आप लोग बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग एक मनगढ़ंत एक बनाए कहानी बैठे मिथ बैठे कि ऐसा हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, और सीधे जो काम आपने परंपरागत कर रखा उसमें लग जाते। ये सरकार की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है, खुद की है, क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपको सीखना है ना, आप यहाँ से सीखिए। उस टाइम कोलंबिया विश्वविद्यालय, जर्मनी, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ ने पढ़ाई की बंदे ने, ठीक है, और खुद को ऊपर लेके आया। और आज देखो भारतीय संविधान का जनक बोले जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक बोले जाते हैं, ऐसे नहीं बोले जाते हैं, नाम ऐसे नहीं दे दिया गया कि हाँ आप जो है भारतीय संविधान के आप दलित वर्ग से थे तो आपको हम भारतीय संविधान के जनक मानते, ऐसा कुछ नहीं। बुद्धिमान इंसान था। तो आप लोग चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन नहीं, वो एक मिथ है। और आप लोग जो नेता आते हैं बताते हैं वो वोट बैंक के चक्कर में वही जात पात पर ठुके रहते हो, इसीलिए ऐसी मतलब पोजीशन अपनी चाहो तो सही करो। मतलब हमारा जो कहने का मतलब है कि बस इस यहाँ की विशेषता जो संविधान ने रिजर्वेशन दिया, इसको थोड़ा हम आगे चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मेन जो रिजर्वेशन का पर्पज है, हमारा कहने का मतलब यही है कि रिजर्वेशन के जो लायक हैं, जो इकोनॉमिक स्थिति से लायक, जिनकी खराब है उनको मिलना चाहिए, उनकी स्थिति और खराब होती जा रही है। तो अब हम लोग बात संविधान की विशेषताएं मतलब समझा चुके हैं कि हमारा संविधान सच में विशेष है, संप्रभु है, ठीक है, और सच में बहुत विशेष संविधान है, इसमें कोई उसमें जो लाइन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। तो हम लोग बात करेंगे संविधान के सबसे लंबे संविधान की। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखो, ये हेडिंग डालो सबसे ऊपर, और वहाँ लिखो कि जो है भारत का संविधान विश्व का, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक, यहाँ लिखो विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे लंबा संविधान, ठीक, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, लिख लेना भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। और इस पॉइंट लिखो इससे पहले कि विश्व का पहला अलिखित संविधान किसका है, विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ठीक, विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ठीक, विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। देखो विश्व का पहला लिखित संविधान, ठीक, विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका लिख लेना, क्योंकि अगर अमेरिका आप लोग हो सकता है कि सोच लो कि मान लो कॉन्टिनेंटल नजरिए से देख लो तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें कनाडा भी शामिल है। जियोग्राफिकल नजरिए से देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए लिखो, ठीक, विश्व का पहला लिखित संविधान, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे विभिन्न स्रोतों की बात, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, देखो विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा संविधान। बहुत मतलब कि अम्बेडकर साहब ने ऐसा बोला था कि हमने जब संविधान का अवलोकन किया, हमने जब संविधान बनाया तो विभिन्न विश्व के विभिन्न संविधानों का अवलोकन किया, मतलब छान कर संविधान को हमने बनाया, जो उसमें अच्छी विशेषता थी, हमारे भारतीय परिवेश के लिए ठीक थी, परिस्थितियों के लिए ठीक थी, उन विशेषताओं को हमने लेके संविधान बना लिया, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें मतलब विभिन्न स्रोतों से मान लो कि हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत जो संविधान का दार्शनिक भाग है वो यही आता है, ठीक, संविधान का दार्शनिक भाग अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का दार्शनिक भाग कहते किसे हैं।
संविधान का दार्शनिक भाग कहते किसे हैं, तो बहुत लिखो संविधान का दार्शनिक भाग। तब तक इसे स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, हटा देंगे। तो संविधान का दार्शनिक भाग जो है हटा रहे हैं, शायद हो गया होगा। संविधान का दार्शनिक भाग क्या कौन सा है? संविधान का दार्शनिक भाग है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार प्लस नीति निर्देशक तत्व प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है, ये अगर पूछ ले कि संविधान का दार्शनिक भाग, कि संविधान का दार्शनिक भाग, तो आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक मूल तत्व। ठीक, ये अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, और ये जो है आयरलैंड, और आयरलैंड में आए थे स्पेन से, आयरलैंड में स्पेन से आए थे, और यहाँ जो था ये अमेरिका से लिए गए। ठीक है, तो दार्शनिक भाग कहाँ से लिया गया? आयरलैंड प्लस अमेरिका से दार्शनिक भाग। अब हम लोग नोट करो तुरंत हटा के, क्योंकि बहुत जल्दी नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक भाग की। ठीक है, इतना ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक भाग की। ठीक है, तो संविधान का जो राजनीतिक भाग है उसकी बात करेंगे। राजनीतिक भाग, ठीक, तो राजनीतिक भाग में क्या शामिल है? कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, देखो कैबिनेट राज्य का सिद्धांत। ठीक, कैबिनेट राज्य का सिद्धांत, कैबिनेट राज्य का सिद्धांत, और उसमें कैबिनेट राज्य के सिद्धांत में लिखो कार्यपालिका प्लस विधायिका। देखो कार्य और कैबिनेट राज्य का सिद्धांत, कार्यपालिका प्लस विधायिका और विधायिका का समन्वय। का समन्वय, कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय, ये कहाँ से लिया गया? ये भाग ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से लिखे ना, ब्रिटेन। ठीक, इतना नोट करो। तब तक हम लोग इतना, जैसे अभी हमने बात की थी, एक पॉइंट हम बताना चाहिए था कि मान लो कि द्रौपदी जो मुर्मू राष्ट्रपति बनाई गई, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाई गई। द्रौपदी मुर्मू सच में बहुत काबिल इंसान, बहुत काबिल व्यक्ति हैं द्रौपदी मुर्मू। हम लोग शायद उनको जानते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग शक्ल से जज करने लगते हैं। ठीक है, मतलब अभी अगर आप उनकी 26 नवंबर की शायद स्पीच है, संविधान दिवस की, संविधान दिवस, अगर वो स्पीच देखेंगे तो आपको लगेगा मतलब एक दर्द है आवाज में, एक आवाज में दर्द है, और सच में वो स्पीच सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि द्रौपदी मुर्मू क्या है। अभी जैसे मान लो कि उन्होंने जो गूगल के सीईओ हैं, ठीक, उनसे मिली, उनकी भाई तारीफ की, जिस तारीफ वो हैं, जिन्होंने जो उनकी अचीवमेंट है उनकी सराहना की, अप्रिशिएट किया। फिर उनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो शायद किसी ने नहीं पूछा होगा, और वो सच में बड़ा इंस्पायरिंग क्वेश्चन था, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है अगर आप भी जानेंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने पूछ लिया कि आपने गरीबों के लिए क्या किया। सुंदर पिचाई से उन्होंने पूछ लिया कि अब बहुत अच्छा क्वेश्चन सच में, जब आप बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत कुछ आपके हाथ में है, कमांड पे है, बहुत कुछ आपके कंट्रोल में है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप पूछ नहीं सकते, आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। तो उनसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आपने गरीबों के लिए क्या किया।
ठीक, क्वेश्चन बढ़िया था, हमें अच्छा लगा। अगर आप उनकी वो स्पीच जरा सी भी सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू कितनी काबिल इंसान व्यक्ति हैं और कितना गंभीर व्यक्तित्व है उनका। ठीक है, तो हमने बात कर ली संविधान के कैबिनेट का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय। ऐसे राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, मोदी भी बड़ी ऊंची चीज है, हमारे होशियार व्यक्ति हैं, ढूंढ ढूंढ के अच्छे लोगों को लाते हैं। हमने देखा है कि जैसे जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना, एस जयशंकर को, वो भी एक उनका हमें बड़ा बोल्ड डिसीजन लगा, अच्छा लगा। बड़े अच्छे विदेश मंत्री हैं हमारे, गर्व करते हैं वैसे विदेश मंत्री पे। स्वस्थ रहें, स्वच्छ अच्छे रहें और हमारे देश के लिए ऐसे काम करते रहें, नाम ऊंचा करते रहें। और हम इसमें अपनी मतलब फिर वही कि हम तारीफ की बात नहीं, ये सच है, सच बोल रहे हैं। इसमें बहुत लोग बोलेंगे अंधभक्ति है, ये है वो, कुछ दुनियादारी, लेकिन जो सच है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो गलत है उसकी आलोचना भी करना चाहिए। दल बदल के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो इसमें सारी पार्टी, दल बदल कानून की अगर जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसमें सारी पार्टी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं, सबको हम कटघरे में खड़े करते हैं। जिसे मौका मिलता है वो नोच खाने शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे नम्यता और अनम्यता। ठीक, नम्यता और अनम्यता में देखो क्या है, नम्यता और अनम्यता। नम्यता और अनम्यता की बात करेंगे तो नम्यता का मतलब होता नम्य, मतलब नम्य मतलब सरल, आसान। अनम्य का मतलब है कठोर। तो यही बात है कि हमारा संविधान का जो स्वरूप है वो सरल है, मतलब आसान भी है, सरल है, नम्य है, नरम है। और जो उसका रुख है, मतलब हम अगर रुख की बात करें उसके संविधान के रुख की, और कठोर भी है। ठीक, कठोर भी है। तो हमारे यहाँ जैसे मान लो कि क्या है कि अभी मान लो ब्रिटेन में कोई संविधान में अगर संशोधन होना है तो बहुत इजी वे में हो जाता है। ठीक ठीक, सामान्य संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ब्रिटेन में संशोधन हो जाता है। लेकिन अमेरिका की संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, बड़ी ज्यादा कठोर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें जो कठोरता है, जो सरल मतलब नरम और कठोर, मतलब कि सरल, सहज और कठोरता के बीच समन्वय, ये थोड़ा नम्य अनम्य आपको टफ लगेंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। लेकिन इन वर्डों को जानना बहुत जरूरी है। अगर संविधान में रख देंगे कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे संविधान में नम्यता को दर्शाता है, ठीक है, लिख देंगे कि विशेष संविधान संशोधन, सरल संविधान मतलब सामान्य संविधान संशोधन प्रक्रिया, या और दो तीन ऐसे ऑप्शन लिख देंगे। या मान लेंगे एकीकृत न्यायपालिका की मतलब विशेषता, और यह लिख देंगे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था। तो आप अगर नम्य का मतलब नहीं पता होगा, नम्यता का मतलब नहीं पता होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, नहीं बता पाएंगे। इसीलिए इस वर्ड को जानना जरूरी। इसका मतलब सीधे लिख लो, नरम, सरल, सहज, और इसका मतलब है कठोर। तो नम्यता और अनम्यता के बीच समन्वय, मतलब देखो अगर कुछ प्रावधान इसके तहत हैं, कुछ प्रावधान इसके तहत हैं जो हमारे देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी हैं, जिनका संशोधन जरूरी है, वो यहाँ है। जैसे कि मान लो बहुत सारे संविधान है, मान लो अभी राज्य, नया राज्य बनना है या राज्य के दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े, जैसे मान लो कि अभी 2019 में जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े करके और उसे क्या किया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, आप मानना है मान लो, आपसे एक बार बता दिया गया, पूछ दिया गया, पूछ लिया जाएगा। अगर आप हाँ करेंगे तो राष्ट्रपति तब भी उसे जो करना हुआ करेगा, ना करेंगे तब भी। एक बार आपका मन जान लिया जाएगा, बस वो राष्ट्रपति आपकी बात मानने के लिए, राज्य की बात मानने के लिए सहमत नहीं है। तो यहाँ वही है कि जो हमारे देश, बहुत सारे राज्य हैं हमारे यहाँ जिनको मौका मिले तो वो अलग देश अपने आप को घोषित कर दें या किसी और देश के साथ मिल जाए। राज्य नहीं, हम वहाँ के जो नेता हैं, सारा बंटाधार तो हमारे नेताओं ने करके रखा है देश का। ठीक है, देश में हमारे मतलब अदम्य साहस है, यहाँ के लोगों में, देश में कोई इसमें मतलब कि कहीं से कोई शक की बात नहीं है। देश में हमारे जो यहाँ के लोग हैं, योग्यता है उसमें, अदम्य साहस है सब कुछ करने की। ठीक है, तो जब मतलब कि हमारे यहाँ मतलब कि 1972 उनका MiG-21 उड़ा के और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं, ठीक, फाइटर प्लेन को गिरा सकते हैं, तो वही वो लोग हमारे हैं, वो मतलब कि वो काबिलियत है उनकी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि मतलब कि कुछ देश हैं अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत जल्दी अपने आप को अलग राज्य, क्योंकि उनको पता, उनको अखिल भारतीय सेवाएं नहीं पसंद में आती हैं, उनको राज्यपाल नहीं अच्छा लगता है, राज्यपाल का पद उनको नहीं पसंद है, उनको तो बस खुद की मनमर्जी से जो करें वो सही है। तो वही बात है कि यहाँ कुछ ऐसे संशोधन, कुछ ऐसी प्रक्रिया थी
जिनको यहाँ रखना जरूरी था, जो मतलब एक सरल प्रक्रिया, जैसे कोई संविधान संशोधन अगर यहाँ रखना जरूरी था और यहाँ सरल प्रक्रिया से भी रखना जरूरी था, न मतलब कि जो यहाँ रखना जरूरी था, जो केंद्र सरकार अगर जो उसे सही लगे तो उसमें जो है बहुत अधिक स्थायी मतलब कि सरल जो सामान्य जो संशोधन प्रक्रिया है उससे संशोधित कर ले, जो कठोर है उससे इधर। ठीक है, तो उन्होंने वर्गीकृत करके संशोधन प्रक्रिया को अलग अलग रख दिया। तो यहाँ दोनों का समन्वय है, समन्वय। ठीक है, अब हम लोग समझ गए मतलब कि दोनों का समन्वय का मतलब है कि जैसे कि हम लोग सहकारी संघवाद को पढ़ते हैं, मतलब दोनों के बीच संतुलन बैठाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सरकार का संसदीय रूप, अच्छा अब ये पॉइंट हो गया, सरकार का संसदीय रूप देखेंगे। देखो सरकार का, हमारे यहाँ सरकार का संसदीय रूप अपनाया गया। ठीक, नोट कर लेना, हमारे यहाँ सरकार का संसदीय रूप, जो ब्रिटेन का संसदीय रूप है वो लिया गया, और वही अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक, सरकार का जो संसदीय रूप है, जो सरकार का संसदीय रूप है, जो सरकार का संसदीय रूप है वो कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय है। ठीक, के बीच समन्वय के सिद्धांत से है, समन्वय के सिद्धांत पर। ठीक, अगर यही कार्य, अगर यहाँ देखेंगे, अगर अमेरिका से कंपेयर करेंगे अध्यक्षीय प्रणाली को, ठीक, ऊपर लिख लेना अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, तो वहाँ क्या है, शक्तियों का विभाजन है। ठीक, वहाँ शक्तियों का विभाजन है, वहाँ शक्तियों का विभाजन है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय का सिद्धांत है। यहाँ अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, तो यहाँ जो सरकार का, इसे हम लोग वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहते हैं, या प्रधानमंत्री मतलब नेतृत्व की सरकार, या प्रधानमंत्री सरकार भी इसे कहा जाता है। और इसके इसके एक दो, ये इतना आप नोट करो, लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हो गया होगा तो। और अच्छा, इसके इसके जो मतलब ये तो लक्षण हो गया, ये तो संसदीय रूप हो गया, लेकिन यहाँ हम लोग और एक पॉइंट डिस्कस कर लें, जो संसदीय सरकार का जो जो उसकी विशेषता है। अब यहाँ क्या है कि मान लो एक वास्तविक कार्यपालक हो गया और एक मतलब अनवास्तविक, मतलब कि सिर्फ दिखावे का। ठीक, अब यहाँ एक दिखावे का कार्य, मतलब दिखावे का कौन है, दिखावे के लिए मुख्य कौन है, भारत सरकार का जो, भारत का जो मतलब प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति कौन है, इस समय राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, और एक हो गया जो मतलब कि वास्तविक जिसके हाथ में कमांड है, वास्तविक किसके, प्रधानमंत्री जी के। और क्या हो गया, बहुमत दल वाली सत्ता हो गई, ये भी संसदीय स्वरूप की एक विशेषता है, बहुमत दल वाली सत्ता हो गई। ठीक है, तो और अब हम लोग आगे बात करेंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में। ठीक, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में। अब यहाँ देखो, यहाँ ये अभी हमने बताया ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, न्यायिक संप्रभुता, न्यायिक वो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। लेकिन यहाँ भी वो सब कुछ जो है वहां से बिल्कुल वैसे ही नहीं उठाया, उसमें हमने समन्वय बिठाने की कोशिश की और अपने यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से उसे मतलब उसमें थोड़ा चेंज किया। ऐसा मान लो कि यहाँ ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर संसद कोई कानून बनाती है, अगर वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, एग्जाम्पल के लिए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे क्या कर देती, अवैध कर देती, अवैध घोषित कर देती है। तो यहाँ संसद संप्रभु नहीं है, यहाँ उसमें क्या समन्वय का सिद्धांत है। ठीक, यहाँ क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता। अब अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं। यहाँ जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो इतनी कठोर नहीं, अमेरिका के संविधान से ली जरूर गई, लेकिन उसे इतना कठोर नहीं बनाया गया। अगर ये कैंसिल कर सकते हैं तो ये बना सकते हैं। और एक 9वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो वही सेम मतलब कि यहाँ क्या है, समन्वय है। फिर हम लोग एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करेंगे। अब एकीकृत वर्ड क्या है, मतलब इस लाइन को हमने जो लिखा है, लिखने का मतलब यही कि एकीकृत वर्ड को समझाना सिर्फ। अब हमारे यहाँ न्यायपालिका देखेंगे कैसी है, हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है। ठीक, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है। ठीक, हमारे यहाँ क्या हो गया कि मान लो यहाँ पर बैठा है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। ठीक, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद यहाँ बैठी है हाई कोर्ट्स,
हाई कोर्ट्स बैठी। हाई कोर्ट्स के बाद यहाँ मान लो कि अधीनस्थ न्यायालय जो जिला जिला कोर्ट मान लो आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, वो हो गए। और इसके बाद आप सेशन कोर्ट दूसरे, ठीक। तो आप मानेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ जो है, जो हमारी सरकार बनती है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, मतलब कि अलग अलग राज्यों की सरकार हो, यहाँ पे, ठीक, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ मोदी सरकार की बात, बीजेपी सरकार की कर लो, या भारत की सरकार की बात कर लो, किसी की बात कर लो, कोई सरकार अगर यहाँ बनती है, कोई सरकार यहाँ बनती है, तो वहाँ क्या होगा, कोई सरकार यहाँ बनती है तो क्या होगा, तो यहाँ इन पे कोई लेना देना नहीं, ये स्वतंत्र, हमारे यहाँ की भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक, सरकार से कोई लेना देना नहीं। स्वतंत्र के साथ साथ एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। सुप्रीम कोर्ट, मान लो यहाँ आपने कोई अपील डाली, यहाँ कोई आपका केस है, यहाँ से यहाँ जाओगे आप, यहाँ से यहाँ जाओगे, ये नहीं आप जाके यहाँ राज्यपाल के पास पहुँच गए, या प्रधानमंत्री के पास पहुँच गए, या कोई मान लो मंत्री के पास पहुँच गए, नहीं, आपको दूसरी अपील कहाँ करनी है, यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, मतलब कि जो कमांड है, जो इन सबकी कमांड, या इन सबकी जो कमांड है इसके पास है, जो यहाँ सुप्रीमेसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बैठा, तो वही इनके रूल रेगुलेशन निर्धारण, जैसे कोलिजन सिस्टम का अभी विवाद में था, तो कोलिजन सिस्टम, सरकार का कोई दखल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोर्टों जो जज की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो सिर्फ राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन वहां तक जो आने की उनकी प्रक्रिया है, जो उनकी मतलब कि जो नाम बताया जाता है कि मान लो ये नाम दिया जाएगा, जो नाम को भेजा जाता है सरकार के पास, वो जो पिछला मुख्य अतिथि, मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, वही कर देता है, ठीक, वही उसके नाम को प्रस्तावित करता है, आगे भेजता है, और वो जो राष्ट्रपति हैं उसको नियुक्त कर देते हैं। तो ठीक है, तो यही मतलब की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं, नीचे आती हैं। उनका राज मतलब कि उनका जो है सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो सरकार के अंडर नहीं आती है। तो एकीकृत मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र इसीलिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र के साथ एकीकृत है। तो एकीकृत का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जो भी सेशन कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सब इसी के नीचे आते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका के नीचे, ठीक। मौलिक अधिकार, अब हमारे मतलब कि सबसे खास बात, संविधान की सबसे बड़ी विशेषता देख लो आप। अभी हमारे मतलब कि अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों, राज्य ही कुछ ऐसा कर दे जो हम, जो मतलब कि प्राकृतिक तौर पे गलत हो, ठीक है, राज्य जो है प्राकृतिक तौर पे गलत, वो अभी कह दे कि आप पति पत्नी साथ साथ नहीं घूम सकते, ये तो गलत है ना, पति पत्नी साथ साथ नहीं बाहर जा सकते, ये गलत है, प्राकृतिक तौर पर गलत है ना, ठीक है। तो वैसे क्या होगा कि आप तुरंत चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, कोई मतलब राज्य सरकार हनन करे, तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, ठीक। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है, संविधान ने हमको दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये लाइन हो गई एक इम्पोर्टेंट कि मौलिक अधिकार जो है, एक ये विशेषता, कितने मौलिक अधिकार है, 6, पहले 7 थे, अब 6 रह गए, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं एकल नागरिकता का सिद्धांत। एकल नागरिकता का सिद्धांत अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये विशेषता इसलिए बता दी कि हमारा संविधान क्या है, संघीय। हमारा बताया जाता है कि हमारा जो देश है, वो हमारे भारत जो है वो संघीय, सीधे सीधे ये लिखा भी है, सीधे सीधे ये लिखा भी है कि जो संघीय संविधान की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है, ठीक। संघीय व्यवस्था में क्या किया गया कि एकल नागरिकता, मतलब यहाँ राज्य और राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई, भारत सरकार के पास अलग शक्तियाँ, लेकिन उसके बीच में एकल नागरिकता। आप वहीं अमेरिका के संविधान से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ भी संघीय व्यवस्था है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, सीधे क्या किया गया कि राज्य की अलग है नागरिकता, और देश की मतलब कि अमेरिका की अलग है, वहाँ राज्यों की अलग है, ठीक है। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं, एक ही नागरिकता है, ठीक। आपातकालीन प्रावधान एक विशेषता है कि मान लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, कोई विशेष मान लो बाह्य युद्ध हो गया या कोई गृह युद्ध ही हो जाता है, तो आपातकालीन प्रावधान, बाह्य युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, या हम इधर से युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान की युद्ध होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि हमारे 352 के तहत क्या होगा कि पूरी जो है, पूरी एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक, मतलब केंद्र सरकार ही प्रमुख बन जाएगा। तो वो राष्ट्र मतलब यही एक विशेषता इसकी आपातकालीन प्रावधान में, मतलब अभी तक क्या था
कि हमारा संविधान संघीय था, संघीय से एकात्मक रूप धारण कर लेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये एक विशेषता है। इसमें क्या होता है कि इसमें राज्यों को बताया जाता है कि उनके कर्तव्यों को याद दिलाया जाता है कि आपके ये कर्तव्य भी हैं जनता के प्रति। और दूसरी बात, ये हमारे जो है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक। ये हमारे सामाजिक, यहाँ देखेंगे ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक, मौलिक अधिकार। यहाँ क्या है, ये सामाजिक और आर्थिक यहाँ जो है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब भारत कोई एक विशेष धर्म का नहीं है, ठीक। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य वहीं आप ब्रिटेन या पश्चिमी देशों से तुलना करेंगे तो वहां धर्म का मतलब सिर्फ एक है, वहां धर्म का मतलब सिर्फ एक है, चर्च, ठीक। वो धर्म को बिल्कुल अलग रखते हैं, उनका धर्म से अलगाव है, कोई लेना देना धर्म से नहीं है उनका, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सभी धर्मों को समान सुरक्षा दी जाती है, समान अधिकार है सभी धर्मों के लिए। सभी धर्मों को अगर जैसे जो जरूरत है वो सभी धर्मों के लिए समान है। तो हमारे वहाँ एक नकारात्मक पहलू है और हमारे यहाँ ये एक विशेष पहलू है कि अगर धर्म को किसी हिसाब से, अगर सभी धर्मों को समान सुरक्षा, सहयोग, समान स्वतंत्रता दी जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये एक खूबी है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये संविधान की सबसे अच्छी खूबी है। मतलब कि हम लोग जब 18 साल के होते हैं तो क्या करते हैं, वोट देना शुरू करते हैं, ठीक। पहले 21 था, हालांकि 61वें संविधान संशोधन से ये हो गया, तो मतलब 18 कर दिया गया, ठीक। तो ये क्या, ये हमारी विशेषता है। मान लो कोई सरकार गड़बड़ करती है, कुछ करती है, तो हम लोग बस कहते हैं भाई ठीक है, 2-3 साल आप जो करना है अपनी जोत लो, 4-5 साल, मतलब 5 साल की है, मान लो 3 साल बाद उसने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद सरकार ने रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया कि जो है हमारी मंशा क्या है, विकास करने की है, ये अपनी जेब का विकास करना है, अपने खुद का घर का विकास करना है। तो 3 साल रह गए 5 साल में, तो हम लोग कहना शुरू कर देते हैं ठीक है भाई देख लेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारे पास ये जो है ये संविधान की भी एक बहुत अच्छी विशेषता है। हम लोग सरकार बदल सकते हैं, आम जनता में इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल सकती है, ठीक है। आप मान लो पहले अखिलेश थे, आपने योगी को ला दिया, ठीक। आपने कई राज्यों में ऐसे सरकार बदल दी, बदलते रहते हो। तो ये आपकी ताकत कहाँ से मिली है, मतलब संविधान में हमारी ऐसी विशेषता बनाई गई है। तो हम लोग संविधान को कहते हैं उससे पहले हमको देखना चाहिए, ठीक। हमारे यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बहुत पहले मिल गया था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहते हैं देश, वो नहीं दे पाए जो हमने कर दिखाया। जबकि हमारे यहाँ मान लो जो पहला जब इलेक्शन हुआ था, जब पहला इलेक्शन हुआ था तो हमारे यहाँ मतलब कि जो लिटरेसी रेट इतना लो था, साक्षरता दर इतनी लो थी कि वहाँ बैलेट पेपर का रंग निर्धारित किया गया था कि अगर जो मत देने वाले लोग हैं वो अगर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे कि हमें किस व्यक्ति को मत देना है, अपने अपने उम्मीदवार को कैसे मत देना है, तो उसके लिए एक रंग का निर्धारण किया गया, बैलेट पेपर का रंग, कि ये रंग इस दल को इंडिकेट करेगा, ये वाला रंग इस दल को इंडिकेट करेगा। तो मतलब ये हमारे देश की, मतलब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, हम लोगों की विशेषताएं हैं। लेकिन हमारे बस वही बात कि नेताओं ने बंटाढ़ा किया, ठीक। तो हमने देख लिया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब हम लोग ये सब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक सशक्त केंद्र, एक के साथ अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे, ठीक। और एक एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दो टॉपिक दो रह गए, तो हम बस तुरंत 1 मिनट बस। चलो अब हम जो है ये 2 पॉइंट अगली क्लास में समझाएंगे आपको। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया। और बस हमारा पर्पज यही रहता है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संविधान, मतलब कि 2 पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। एक तो एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है। और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।